Hello students, today here we'll continue the same unit number 1, Introduction to Cost Accounting. So today here new topic you are going to learn, that is cost sheet. What is cost sheet and what are the purposes of preparing a cost sheet? कॉस्ट शीट का मतलब क्या है और कॉस्ट शीट को क्यों प्रिपेयर किया जाता है? ओके देखो स्टूडेंट्स, आप कोई भी प्रोडक्ट को जब मैन्युफैक्चर करते हो तो उसके लिए बहुत सारा खर्चा होता है, राइट? सबसे पहले आप जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो उसके लिए आपको सबसे पहले मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, वो एक कॉस्ट है। मटेरियल को परचेस करने के लिए आपका खर्चा होगा, फिर लेबर के लिए खर्चा होगा, फिर मटेरियल और लेबर को छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा और खर्चा होगा। ये सब खर्चा आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है? इसका बाद आपका जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री से जो रिलेटेड जो खर्चा है उसको भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी खर्चा है उसको भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा उसको भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब ये सारे खर्चा आप एक साथ जोड़ लोगे तो आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा, ठीक है? लेकिन उसी टोटल कॉस्ट को ब्रेकअप करना पड़ता है, ठीक है? और इसको हम लोग एक स्टेटमेंट में प्रिपेयर कर लेता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट शीट। ओके, तो कॉस्ट शीट सिंपली मीन्स व्हाट? कॉस्ट शीट, व्हाट इज कॉस्ट शीट? कॉस्ट शीट का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट्स, कॉस्ट शीट simply refers to statement of goods manufactured and sold. Very simple. It is a statement of cost incurred at each level of manufacturing a product or service. It is a statement prepared to show various elements and division of cost. In short, cost sheet is a statement of various elements of cost. You know well that the various elements of cost in my previous classes already I have given explanation. कि वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या क्या होता है, जैसे मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस होता है, ठीक ना? फिर मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल भी होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी होता है, लेबर, डायरेक्ट लेबर भी होता है, इनडायरेक्ट लेबर भी होता है, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता है, राइट? फिर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप अगर एक साथ जोड़ लोगे दैट इज कॉल्ड ओवरहेड। फिर ओवरहेड कितना टाइप का होता है? एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड, एक होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एक होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फिर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों को आप एक साथ जोड़ लोगे खर्चा को, दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट, है ना? उसी को हम लोग स्टेटमेंट बना देता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट शीट। ओके, नाउ नेक्स्ट, in the cost sheet the total cost is analyzed by subdividing it into prime cost, work cost, cost of production and cost of sales. तो आप कॉस्ट शीट में जब टोटल कॉस्ट को एनालाइज करते हो, टोटल कॉस्ट जब आप फाइंड आउट करते हो तो इस टोटल कॉस्ट को आप क्या करते हो? डिवाइड कर देते हो, ठीक है? प्राइम कॉस्ट में, वर्क कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में और कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ठीक है? सेपरेट कॉलम्स आर प्रोवाइडेड फॉर द टोटल एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कहने का मतलब क्या है? हम लोग कॉस्ट शीट में सेपरेट कॉलम्स प्रिपेयर करता है, ठीक है? सेपरेट कॉलम्स हम लोग प्रिपेयर करता है, तो उसमें एक कॉलम होगा टोटल कॉस्ट के लिए और एक कॉलम होगा यूनिट कॉस्ट के लिए, ठीक है? इसका बाद सम पीपल मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉस्ट शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। इसका कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कहने का मतलब यही है कि जो कॉस्ट शीट है, ठीक है ना, जो कॉस्ट शीट है और जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है, एक्चुअली दोनों का मीनिंग सेम ही है, बट कुछ लोगों ने कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को डिस्टिंक्शन किया है। क्या लिखा है? कॉस्ट शीट इज ए स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एनालिसिस ऑन यूनिट बेसिस। इसका मतलब है कॉस्ट शीट ये ऐसा एक स्टेटमेंट है जहां में यूनिट बेसिस का ऊपर कॉस्ट को एनालाइज किया जाता है, ठीक है? और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट इज ए स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऐसा एक स्टेटमेंट है जहां में टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट को शो किया जाता है, ओके? हाउएवर बोथ टर्म्स मे बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट, ओके? नेक्स्ट,
नेक्स्ट व्हाट इज दैट कि पर्पसेस ऑफ कॉस्ट शीट या एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट शीट, हम लोग कॉस्ट शीट को क्यों प्रिपेयर करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट, रिमेंबर। तो यू नो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कैन बी पुट इन फॉर्म ऑफ ए स्टेटमेंट विच इज कॉल्ड कॉस्ट शीट, ओके। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड पर्पसेस ऑफ कॉस्ट शीट, कि कॉस्ट शीट का एडवांटेजेस या पर्पसेस क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इट शोज द कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट। ऑब्वियसली कॉस्ट शीट क्या शो करता है, पर यूनिट में कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कॉस्ट शीट। इट हेल्प्स इन फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स का सेलिंग जो प्राइस है उसको फिक्स करने में हेल्प करता है कॉस्ट शीट। इट हेल्प्स इन द कंपेरिजन ऑफ कॉस्ट, इट फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, इट ऑल्सो शोज इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड सेल्स। यू नो वेल ऑल दिस थिंग्स, राइट। So these are the advantages and purposes of what? Cost sheet. Okay. Now I am going to show you the format of cost sheet. कि आप लोगों को प्रैक्टिकल करना है, तो जो कॉस्ट शीट है ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। दिस कॉस्ट शीट इज सिंपल कॉस्ट शीट, रिमेंबर दिस इज सिंपल कॉस्ट शीट, सिंपल कॉस्ट शीट, ओके। तो ये सिंपल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। तो यहाँ में देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले 3 कॉलम्स को प्रिपेयर किया गया है, 1 फॉर पार्टिकुलर्स, 1 फॉर दैट इज टोटल कॉस्ट एंड 1 फॉर कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है ना। क्वेश्चन में अगर पर यूनिट दिया हुआ है तो फिर आप इसका कॉलम बनाओगे, और अगर नहीं दिया हुआ है तो आप इस कॉलम को बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। टोटल कॉस्ट तो बनाना ही बनाना है इस कॉलम को, ओके। अच्छा, अभी स्टूडेंट्स सबसे पहले मैंने बोल ही दिया कि कॉस्ट शीट को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। आप किसी भी प्रोडक्ट का जब टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करोगे तो सबसे पहले आप मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों खर्चे को आप एक साथ जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट, ओके। डायरेक्ट मटेरियल इज ऑल्सो नॉन एज रॉ मटेरियल कंज्यूम, याद रखना डायरेक्ट मटेरियल को हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम भी बोलता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर जो है, डायरेक्ट लेबर इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, तो डायरेक्ट लेबर इज ऑल्सो नॉन एज डायरेक्ट वेजेस, दैट ऑल्सो यू रिमेंबर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज ऑल्सो नॉन एज चार्जेबल एक्सपेंसेस, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो कभी कभी चार्जेबल एक्सपेंसेस भी बोला जाता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके। नाउ कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको अगर डायरेक्ट मटेरियल दे दिया देन तो नो प्रॉब्लम, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल नहीं दिया होता है। तो अगर ना दिया हो तब आपको क्या करना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको कैलकुलेट करना है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है वो तो मैं थोड़ा बाद में बोलने वाला हूँ, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड। आपने डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा, डायरेक्ट लेबर का खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, ये तीनों खर्चा को आप एक साथ जोड़ दिया तो इसको बोला जाता है प्राइम कॉस्ट, है ना, प्राइम कॉस्ट बोला जाता है, ठीक है। अभी जब ये खर्चा को आप जोड़ दोगे तो इसके बाद आपका फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चा है उस खर्चा को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे। तो प्राइम कॉस्ट का साथ आप फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड है इस खर्चा को आप जोड़ दोगे तो आपको जो कॉस्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड वर्क कॉस्ट, ओके। नेक्स्ट, फैक्ट्री का खर्चा को जोड़ने के बाद आप ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी खर्चा है उस खर्चा को आप जोड़ दोगे वर्क कॉस्ट का साथ तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये ब्रैकेट में जो यूनिट प्रोड्यूस लिखा है इसका बारे में मैं जब प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तब बोलूँगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज आपने ऑफिस का खर्चा और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा को जोड़ने के बाद आपको कौन सा खर्चा जोड़ना है, बोलो बोलो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का खर्चा को भी आपको जोड़ना है,
किसका साथ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब जाके आपको उस प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट पता चल गया। ओके, आप क्या करोगे, आप सेलिंग प्राइस को क्या कर दोगे, फिक्स कर दोगे। ठीक है, तो इसमें आप प्रॉफिट मार्जिन जोड़ोगे, ये हमेशा बैलेंसिंग फिगर होता है। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सिंपल कॉस्ट शीट। ओके, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सिंपल कॉस्ट शीट। इसको आप लोग स्टूडेंट अच्छा से देखना, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। ओके, तो ओके, next point you try to understand. See, the next topic is, what is that, the expenses excluded from cost. Okay, expenses excluded from cost, कि कुछ ऐसा भी खर्चा है जो कॉस्ट से एक्सक्लूडेड है। ठीक है, okay, that means what, the total cost of a product should include only those items of expenses which are a charge against profits. The items of expenses which are relating to capital assets, capital losses, payment by way of distribution of profits, and matters of pure finance should not form a part of the cost. Okay, the following are the items which are not included in cost account. What are those? Purely financial charges. Example like loss on sale of fixed assets, investment, discount on shares or debenture, interest on bank loan, interest on capital, cost discount, all these points. Okay, next is appropriation of profits. That is what? Taxes on income and profits, dividend paid, transfer to reserves. Okay, next point, that is what? Next point, write-off intangible and fictitious assets. Okay, intangible and fictitious assets, example like goodwill, patents, copyright, advertisement, preliminary expenses. Okay, next point is that, what is that? Next point, that is purely financial incomes. Purely financial incomes, that is rent receivable, interest received on bank deposit, discount, commission received, etc. Then any abnormal gains or losses. So these are the expenses which are excluded from the cost. So those items you remember while you prepare cost sheet. Okay. Now, one more point, that is called treatment of stock. Treatment of stock. Okay. So treatment of stock, you know that stocks requires special treatment while prepare a cost sheet. Okay, stock may be of raw material, work in progress, and finished goods. The stocks are three types, that is called raw materials, work in progress, and finished goods. Okay, now first of all, that is stock of raw material. Students, if opening stock of raw material, purchase of raw material, and closing stock of raw materials are given, in this case you have to find out raw material consume. मैंने पहले ही बोला था कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल ना दिया हो या कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम ना दिया हो, तब आपको कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। कब? जब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में गिवन हो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में गिवन हो, तभी आपको कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने से क्या पता चल जाएगा? दैट इज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको पता चल जाएगा। ओके,
तो ये बात हमेशा याद रखना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल नहीं है और ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, तब आपको इस तरह कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम जब आपको मिल जाएगा, इसका बाद इसका साथ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल के साथ आप क्या ऐड कर दोगे? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन यू विल गेट व्हाट? प्राइम कॉस्ट, राइट? तो इन दिस वे you have to prepare cost sheet. If it is given in the question, opening stock of raw material, closing stock of raw material, then you have to calculate stock of raw material consumed. Okay? Next is what? Stock of work in progress. Stock of work in progress. Work in progress means what? Work in progress means units on which some work has been done but which are not yet completed. That is called work in progress. Understood? Now, after getting the value of prime cost, then you have to add what? Factory overhead. सबको पता है, प्राइम कॉस्ट निकालने का बाद आपको फैक्ट्री का खर्चा जोड़ना है, राइट? तो फैक्ट्री का खर्चा आप जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट, राइट? बट इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, देन यू हैव टू एडजस्ट हियर. ओके, देन यू हैव टू एडजस्ट हियर. सर क्या एडजस्ट करना है? तो यही बात है ना, क्या एडजस्ट करना है. तो यहाँ में ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अगर क्वेश्चन में दिया हो तो ऐड कर देना फैक्ट्री ओवरहेड का साथ, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को लेस कर देना है. तब जाके आपको फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट मिल जाएगा. ठीक है? ओके. देन आफ्टर वर्क इन प्रोग्रेस, देन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? फिनिश गुड्स. Finished goods. Now you remember when you calculate the cost of production, after getting this you have to add opening stock of finished goods and less closing stock of finished goods. ठीक है? Or you can say, if opening and closing stock of finished goods are given, in this case you have to calculate what? Cost of goods sold. How? By adding opening stock of finished goods by subtracting closing stock of finished goods. बात समझ में आ गया सबको? ठीक है? तो इस तरह आपको स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का कैलकुलेट करना है. ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्या है सर? तो देखो नेक्स्ट क्या है. क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या चीज़ का क्वेश्चन? कॉस्ट शीट, प्रैक्टिकल. बट बिफोर proceed the practical of cost sheet, you have to understand the meaning of cost sheet and related to cost sheet, then you can understand properly. Okay, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखता है क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है. तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. इसका मतलब क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल नहीं दिया हुआ है या रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. फिर है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. अच्छा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी है, इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी है, इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. चलो, वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, देन नेक्स्ट व्हाट इज गिवन? नेक्स्ट कैरेज ऑन परचेजेस. कैरेज ऑन परचेजेस गिवन. Carriage on purchases, then direct wages, then direct expenses, then factory overhead. Okay, then what is given? Then
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, office and administration overhead given. Okay, then what is given next? Selling and distribution overhead, then sales given. Okay, देखो सेल्स का वैल्यू गिवन है. ओके, प्रॉफिट कहाँ में भी दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा. प्रॉफिट खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा. ये बैलेंसिंग फिगर होगा, ये बैलेंसिंग फिगर होगा. ठीक है. ओके देन, तो दिखता है कि सोल्यूशन कैसा है. इट इज़ वेरी सिंपल. ओके, आप लोग खुद ही कर पाओगे अभी. ओके, चेक द सॉल्यूशन. सी हियर, very simple. What is given? There two columns, one for particulars and one for total cost. Cost per unit हमें इसमें नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कॉस्ट पर यूनिट का क्वेश्चन ये नहीं है, इसलिए पर यूनिट का कॉलम्स ये हमें नहीं बनाया. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस क्वेश्चन रॉ मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट मटेरियल नॉट गिवन. इन दिस केस व्हाट इज गिवन? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन. बाय द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम. ठीक है. तो सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का वैल्यू लिखना है, फिर इसका साथ ऐड करना है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. और अगर क्वेश्चन में कैरेज ऑन परचेजेस दिया है, ठीक है ना, तो वो भी रॉ मटेरियल का ही पार्ट है. ठीक है. तो इसको भी आपको क्या करना है? ऐड करना है. ठीक है ना. आप रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए किसी जगह में आप गए हो, वहाँ में आप किसी रेंट में रहा है आप सपोज, है ना, या आपका आने जाने का जितना भी खर्चा है, उस रहने का, आने जाने का खर्चा, खाने का खर्चा, जितना सारा आपने एक रॉ मटेरियल को परचेस जब किया आपने या करने जा रहा है आप, तो उस टाइम में आपका जो आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, ये सारा खर्चा को बोला जाता है कैरेज ऑन परचेजेस. ठीक है. तो ये रॉ मटेरियल का पार्ट है. नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसको लेस कर देना है. देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम. देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम मिल गया. ठीक है ना. आप रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब एक कौन सा है? डायरेक्ट मटेरियल. ये डायरेक्ट मटेरियल है. ठीक है, ये डायरेक्ट मटेरियल. ओके. तो डायरेक्ट मटेरियल के बाद आप क्या कैलकुलेट करोगे? डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. राइट. तो देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस दिया था, डायरेक्ट वेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये तीनों को आपने ऐड कर दिया एक साथ, तो आपको प्राइम कॉस्ट मिल गया 21,100. ओके. अभी आप कौन सा खर्चा को जोड़ोगे? ओवरहेड को जोड़ोगे. ओवरहेड, पहला ओवरहेड कौन सा वाला होता है? फैक्ट्री ओवरहेड. तो क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट दिया हुआ था, तो आपने डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया. ठीक है ना. और इसका बाद मैंने पहले ही बोला था कि अगर क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस दिया हो, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को एडजस्ट करना है किसका साथ? फैक्ट्री ओवरहेड का साथ. ठीक है. तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड कर देना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को लेस कर देना है. करने का बाद आपको जो कॉस्ट मिला वो है फैक्ट्री और या वर्क कॉस्ट. ठीक है. ओके. तो इस तरह हमने फैक्ट्री का खर्चा को भी जोड़ दिया और हम लोगों को क्या मिल गया? वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट मिल गया. राइट. नेक्स्ट, फैक्ट्री का खर्चा को जोड़ने का बाद आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? कौन सा खर्चा जोड़ना है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी खर्चा है उसको जोड़ना है. तो क्वेश्चन में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का डायरेक्ट खर्चा दिया हुआ था, तो लिख दिया ये में 400. ठीक है ना. और फैक्ट्री वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट बोलो या वर्क कॉस्ट बोलो, एक ही बात है. तो इस कॉस्ट का साथ जब ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा को जोड़ दिया, ऐड कर दिया, देन व्हाट यू गॉट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वैल्यू मिल गया 23,700. ठीक है. बट इन द क्वेश्चन फिनिश गुड्स ऑल्सो गिवन, दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, है ना. तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को लेस करना है. then you will get 24,200, that is called cost of production of goods sold. okay. after that आपको कौन सा और खर्चा जोड़ना है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड.
तो क्वेश्चन में डायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया हुआ था 200, इसको आप ऐड कर दो, देन वॉट एवर द वैल्यू यू गेट दैट इज 24,400, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल आपको मिल गया। इसका बाद स्टूडेंट्स, इसका बाद क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल मिल गया आपको, प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट मिल गया। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सेल को फिक्स करना है। ठीक ना, तो सेल को फिक्स करना है, तो सेल का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया हुआ था जिसको बोलते हैं हम लोग नेट सेल, तो आप यहाँ में नेट सेल लिखोगे। ठीक है ना, नेट सेल का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 27,000 दिया हुआ था, और हम लोग को कॉस्ट ऑफ सेल का वैल्यू कितना मिला, 24,400। अभी आपको प्रॉफिट मार्जिन जोड़ना है, तो देखो आपको प्रोडक्ट बनाने में 24,400 खर्चा हुआ। ठीक है ना, लेकिन आपने सेल किया कितना में, 27,000 में आपने इसको सेल किया, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ 0 0 10 - 4 6 6 - 4 2 2600 आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, तो देखो 2600 यहाँ में लिखा हुआ है, 2600 दैट इज योर प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो in this way you have to prepare what, cost sheet, but this is very simple cost sheet, you remember my dear students, this is very simple cost sheet। आज तो खुश हो जाओ इसको देख के कि सर ये तो बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है क्वेश्चन। कोई बात नहीं, आगे जाके और भी आसान क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। ठीक है, okay then, thank you for today।